हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, कल मीन्स प्रीवियस क्लास में हम न्यूटन साहब को लेके आए थे आपके पास, और हमने आपको न्यूटन साहब की कहानी सुनाई थी। कौन सी? एप्पल वाली। तो कल आपने न्यूटन साहब की कहानी सुना था, और कहानी में आपने देखा था कि ग्रेविटेशन कैसे डिस्कवर हुआ। मीन्स जब न्यूटन साहब का ज्ञान जगा तो उन्होंने ग्रेविटेशन डिस्कवर कर डाला। हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, इतने क्यूरियस स्टूडेंट हैं, इतने ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। आप में से भी जिस दिन आपका नॉलेज जगेगा उस दिन आप में से भी कुछ लोग न्यूटन बनेंगे, कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ लोग प्रोफेसर बनेंगे, कुछ लोग डीएम बनेंगे, कुछ लोग एसडीएम बनेंगे, कुछ लोग पॉलिटिशियन बनेंगे। मीन्स अपनी अपनी फील्ड में एक बड़ी शख्सियत आप भी बनेंगे। हमें बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, बड़ी एक्सपेक्टेशन है। आज तो कल के क्लास में आपने देख लिया कि ग्रेविटेशन क्या है, अब फ्री फॉल क्या है, कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी कैसे मूव करती है, और जब हम डिफरेंट मास की बॉडी को किसी टावर से अगर हम वैक्यूम में गिराएं तो वो साथ साथ अर्थ के सरफेस पर आएंगी। लेकिन अगर एयर प्रेजेंट होगी तो हैवियर बॉडी पहले आएगी, लाइटर बॉडी बाद में आएगी। कल आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जिसका फॉर्मूला आया F इक्वल टू कैपिटल G अपॉन m2 अपॉन r²। आपने स्मॉल g कैपिटल G में डिफरेंस देखा। आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा आपने। फ्री फॉल देखा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। आपने स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट किया। स्मॉल जी का फॉर्मूला आपने देखा कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन r² आता है। कैपिटल जी की एसआई यूनिट आपने देखा, कैपिटल जी की वैल्यू आपने देखा। ये ढेर सारी बातें कल आपके साथ हमने शेयर किया। आपने उनको जरूर अच्छे से पढ़ा होगा, जरूर नोट बनाया होगा, क्योंकि आप तो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय के टॉपर स्टूडेंट हैं, आने वाले समय के लिए सबके लिए एग्जाम्पल बनने वाले स्टूडेंट्स हैं ना। तो आप फिजिक्स जीनियस चैनल में जाएंगे, उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे मैं आपके लिए एक नया वीडियो अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ फिर लेकर के आऊं। आइए हम डिस्कस करते हैं आज एक नई कॉन्सेप्ट। मास क्या है, वेट क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मास क्या है, वेट क्या है, और मास और वेट में डिफरेंस क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, मास, फर्स्ट हेडिंग हमारी है मास। अब मास क्या है, मास को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या हम मास को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, मास को मेजर कैसे करते हैं, क्या मास चेंज हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के साथ, क्या टेम्परेचर का मास पर इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रेशर का मास पर इफेक्ट पड़ता है। ये तमाम क्वेश्चन हैं, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में अराइज हो रहे होंगे, क्योंकि आपका माइंड क्यूरियस माइंड है। चलिए इन सब का आंसर आपके फिजिक्स गुरु देते हैं। आइए देखिए इन सब का आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, ये कोई एक बॉडी है। स्टूडेंट्स, ये कोई एक बॉडी है। अगर ये कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो ये किससे मिलकर बनी होगी? एटम से मिलकर बनी होगी, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, आयन से मिलकर बनी होगी। मींस एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से मिलकर बनी होगी। इन एटम, मॉलिक्यूल, आयन का कुछ वजन होगा ना, कुछ वजन होगा ना, अर्थात इन सब की वजह से इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी, इनमें ना, इनमें कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर होगी ना। वही जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा इन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन की वजह से, वही क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। बच्चों, क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। जोर से बोलिए, मास बोलेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट आप बताइए, मास बोलेंगे। सभी स्टूडेंट साथ बोलिए, मास बोलेंगे। तो मास की डिफिनेशन क्या हो गई? मास की डिफिनेशन हो गई, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ ए बॉडी। मतलब
किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो क्या राइट करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ ए बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। अब मास जो है, मास को किससे डिनोट करते हैं ये देखना है। तो मास को हम, इस मास का सिंबल स्मॉल एम होता है या कैपिटल एम होता है। तो मास को हम स्मॉल एम या कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किसी हैवी बॉडी का मास है तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जैसे अर्थ के मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, जिसको आप किलोग्राम बोलते हो। क्या बोलते हो, किलोग्राम बोलते हो। तो मास की एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। क्या हो गई बच्चों, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, जब आप दुकान जाते हो तो आप क्या कहते हो, 2 kg हमें राइस दे दो ना। ये नहीं कहते हो कि ईस्ट में दे दो या वेस्ट में दे दो या नॉर्थ में दे दो। वो कहेगा इसका स्क्रू ढीला हो गया है। मीन्स आपको मास को बताने के लिए कल इतना बताना है कि 2 kg दे दो। हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपल कहेंगे इस बॉडी का मास 50 kg है, ये नहीं कहेंगे किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब मास को बताने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मास को सिंपल हम मैथमेटिक्स लगा के ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब मास कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो मास के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड 2 kg कहना सफिशियंट है। तो इसलिए मास कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है, मास को मेजर कैसे करते हैं। मास को मेजर करने के लिए ऐसी हम तराजू का यूज करते हैं, ऐसे बैलेंस का यूज करते हैं जिसमें 2 पलड़े लगे हों, जिसमें 2 पॉइंट्स हों। उसको हम बीम बैलेंस बोलते हैं या फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। तो मास का मेजरमेंट हम लोग बीम बैलेंस से करते हैं या फिजिकल बैलेंस से करते हैं। किससे करते हैं, बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से। तो मास का मेजरमेंट बीम बैलेंस या फिजिकल बैलेंस से किया जाता है। अब अगली बात ये होती है कि क्या मास किसी बॉडी का चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, मास तो एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन का वजन है। तो वो मास तो चेंज नहीं होगा। एटम तो रहेंगे ही रहेंगे, मॉलिक्यूल तो रहेंगे ही रहेंगे, आयन तो रहेंगे ही रहेंगे ना। तो उनका वजन तो रहेगा ही रहेगा ना। इसका तो मास नहीं चेंज होता है। मास प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर आपका मास 20 kg यहाँ पर है तो अर्थ पर, अगर आप मून पर जाएंगे तो वहां भी आपका मास 20 kg रहेगा। आपका अगर 20 kg मास यहाँ इंडिया में है, 20 kg आप यूएसए में जाएंगे तब भी आपका मास 20 kg रहेगा। तो मास जो है वो प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है, हर प्लेस पर वही रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। अब क्या टाइम के साथ चेंज होता है मास? नहीं, टाइम के भी नहीं साथ नहीं चेंज होगा। जितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, अगर वो उतने के उतने बने रहे, वो छोड़ के ना गए, तो उनका मास तो फिक्स रहेगा ना। तो मास टाइम पर भी नहीं डिपेंड करता है। अब क्या मास प्रेशर पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर भी नहीं डिपेंड करता है। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी नहीं डिपेंड करता है। तो मास ना प्लेस पर डिपेंड करता है, ना टाइम पर डिपेंड करता है, ना प्रेशर पर डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है और किसी बात पर डिपेंड करता नहीं बच्चों। ठीक ना? ओके, समझ में आ गया पूरी बात? ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक क्लास। अगला, मास जो है वो क्या मेजर करता है? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। किसको मेजर करता है? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इसका मतलब अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा। हैवी बॉडी होगी, उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर लाइटर बॉडी होगी तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो मास जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट है। किसी बॉडी का इनर्शिया उसके मास से मेजर किया जाता है। हैवियर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा, लाइटर बॉडी का इनर्शिया कम होता है। इसीलिए इस मास को हम इनर्शियल मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास भी कहते हैं। तो किसी बॉडी का वो मास जो उसके इनर्शिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास। तो मास इनर्शिया का मेजरमेंट करता है। अब अगला क्वेश्चन, कैन वी सी द मास? क्या हम मास को देख सकते हैं?
आंसर बताइए। वेरी गुड। नो, वी कैन नॉट सी द मास। मास को हम नहीं देख सकते हैं। मास इज अ कॉन्सेप्ट। मास एक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था भाई? न्यूटन साहब को क्या जरूरत पड़ी? हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मास एक कॉन्सेप्ट है जिसको न्यूटन साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, सर आइजैक न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। और मास एक कॉन्सेप्ट है। मास को देखा नहीं जा सकता है, हाँ फील किया जा सकता है कि ये चीज वजन है, ये चीज कम वजन है, तो मास को फील किया जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता। ये एक कॉन्सेप्ट है, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब अगली बात आती है कि क्या मास किसी बॉडी का जीरो हो सकता है? नहीं भाई, अगर वो मटेरियल बॉडी है तो वो एटम मॉलिक्यूल्स आयन से मिलकर बनी होगी और उनका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। तो किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, हैवियर हो सकती है बॉडी, लाइटर हो सकती है, लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता है। मास जो है वो किसी बॉडी का जीरो नहीं होता है अगर वो मटेरियल बॉडी है। और अगर मास जीरो है तो मटेरियल बॉडी हो नहीं सकती, वो फिर एनर्जी बॉडी होगी या एनर्जी पार्टिकल होगा। तो किसी भी मटेरियल बॉडी के लिए मास जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मास जीरो होगा तो उसका जो है वो मटेरियल बॉडी रहेगी नहीं। तो किसी मटेरियल बॉडी के लिए मास जीरो नहीं हो सकता है। अगर मास जीरो है तो मटेरियल बॉडी हो नहीं सकती है, वो फिर एनर्जी बॉडी होगी, वो एनर्जी पार्टिकल होंगे। जैसे लाइट के पार्टिकल फोटान है, ग्रेविटान है, ये सब जो है एनर्जी पार्टिकल होते हैं। तो इनका मास जीरो होता है, ये सब एनर्जी होती हैं, ठीक ना। तो मास जो है किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बातें आपको मास के विषय में क्या करना है, मेमोराइज करना है, अच्छे से अपने नोट में बना लेना है। अब ये तो बात रही मास के विषय में कि मास को हम देख नहीं सकते हैं। मास एक कॉन्सेप्ट है, मास न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन केजी होती है और ये हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब चलो हम बात करते हैं वेट के विषय में। वेट क्या होता है? तो वेट होता क्या है? कहते हैं इनका वेट ज्यादा है, इनका वेट कम है। चलो देखते हैं वेट क्या है। देखिए ये अर्थ है, ये देखो बच्चों, ये देखो अर्थ है, ठीक ना। ये आपकी अर्थ है, नहीं आपकी नहीं, मेरी भी अर्थ है ना। चलो देखो ये अर्थ है, इसकी रेडियस आर है, इसका मास यम है। अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है। और ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, देखिए ना, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट पर एक यम मास की बॉडी ये है। अर्थ के से थोड़ी हाइट पर ये यम मास की एक बॉडी है। अब ये बॉडी का छोड़ दोगे तो किधर की ओर गिरेगी? बोलो, अर्थ की तरफ। किधर गिरेगी? अर्थ की तरफ। अब कोई चीज अर्थ की तरफ गिर रही है, इसका मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। हाँ जरूर कर रही है, वेरी गुड। तो ये अर्थ इस बॉडी पर अपनी तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रही है। वो फोर्स क्या है? F इक्वल टू एम जी इक्वल टू डब्ल्यू। यही जो फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी पर अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है, उसी फोर्स को हम उस बॉडी का वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो द attraction force of the earth on a body is called its weight. The attraction force of the earth on a body is called weight. तो वेट एक तरह से क्या हुआ बच्चों? फोर्स। क्या हुआ बच्चों? फोर्स। अब फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट तो क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। वेट की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। तो वेट की डिफिनेशन क्या हो गई? किसी भी बॉडी पर अर्थ के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उस बॉडी का वेट कहलाता है। तो द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ ए बॉडी। अब इस वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg। तो डिफिनेशन हो गई, द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। The force with which earth attracts a body towards its center is called weight of the body. मीन्स वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स क्या कहलाता है? वेट ऑफ द बॉडी। क्या कहलाता है? वेट ऑफ द बॉडी।
अब अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ पर वेट कहलाएगा, मून पर जाओगे मून अट्रैक्ट कहलाएगा तो मून पर वेट कहलाएगा, जुपिटर पर जाओगे तो जुपिटर अट्रैक्ट करेगा तो जुपिटर पर वेट कहलाएगा। इसका मतलब हर एक जो हिवेनली बॉडी है वो अलग अलग अट्रैक्ट करेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट बोलोगे। ओके, अब ये क्या है, एक फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वेट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, वेट की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। लेकिन डेली लाइफ में हम ज्यादातर ग्रेविटेशनल यूनिट का यूज करते हैं, जिसको प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। तो चाहे ग्रेविटेशनल यूनिट कहो या प्रैक्टिकल यूनिट कहो, इसमें 1 kg वेट हम यूज करते हैं। 1 kg वेट मतलब किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स kgf का यूज करते हैं। 1 ग्राम वेट या ग्राम फोर्स का यूज करते हैं। तो kg वेट, अगर कोई बॉडी 1 kg वेट की है तो हम कहेंगे कि उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 2 kg वेट की है तो 19.6 न्यूटन का लगेगा। अब 1 kg वेट इक्वल टू कितना होता है, मास 1 kg हो गया, W इक्वल टू होता है m इंटू जी, तो यम हो गया 1 kg, जी की वैल्यू हो गई 9.8, तो 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 kg की कोई एक बॉडी है, 1 kg की कोई एक बॉडी है तो उसको अर्थ अपनी तरफ 9.8 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही होगी। तो किसी 1 kg मास की बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 9.8 न्यूटन। अब आप बताओ 2 kg की होगी तो कितना एक्ट करेगा, 19.6 न्यूटन। 2 kg की होगी तो कितना, 19.6 न्यूटन। तो जितने kg हो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा कि कितने न्यूटन के फोर्स अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। अब 1 न्यूटन को कैसे फील करेंगे, आप एक 100 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट अपनी हथेली पर रख लीजिए तो जितना फोर्स है वो 1 न्यूटन होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। अगर आप अपना मोबाइल जो नियर अबाउट 102 ग्राम का होता है, अगर मोबाइल आप अपनी हथेली पर रख लीजिए तो जितना फोर्स फील होगा वो 1 न्यूटन का होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन का होगा। तो मीन्स 1 kg वेट 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। अब 1 ग्राम वेट की बात करो तो 1 ग्राम जो है सीजीएस यूनिट है, और सीजीएस में जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो कितना आ जाएगा, 980 डाइन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 980 डाइन आ जाएगा। तो 1 ग्राम वेट 980 डाइन के इक्वल होता है। अगर आप इसको न्यूटन में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, और जी की वैल्यू 9.8, तो इसको डिवाइड कर दो 100 से तो आ जाएगा 0.098 न्यूटन। क्या, 0.098 न्यूटन। तो 1 ग्राम वेट होता है 0.098 न्यूटन, या 1 ग्राम वेट होता है 980 डाइन के इक्वल। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, मास को तो हम मेजर करते हैं इस बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से, आखिर वेट को किससे मेजर करते हैं। तो आपके घर में जो एक कुकिंग सिलेंडर होता है किचन में, वो आता है सिलेंडर देने, तो उसको एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसे टांग देता है और बता देता है इतने किलोग्राम का है, तो वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। तो ये देखिए एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो वेट का मेजरमेंट किससे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। किससे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वेट कांस्टेंट रहता है या चेंज हो जाता है प्लेस टू प्लेस। चलिए इसका आंसर यहां से देखते हैं। वेट W इक्वल टू है m इंटू जी। देखिए वेट W इक्वल टू है m इंटू जी। तो वेट की 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक मास पर डिपेंड करता है, एक जी पर डिपेंड करता है। अब मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जी जो है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। अर्थ के सरफेस पर जी मैक्सिमम होता है, और पोल्स पर, अर्थ के सरफेस पर पोल्स पर मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पर जी मिनिमम होता है। अर्थ के सेंटर पर जी 0 होता है, तो अर्थ के सेंटर पर किसी बॉडी का वेट 0 हो जाएगा। मून पर जी की वैल्यू g/6 होती है, तो मून पर किसी चीज का वेट 16 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 100 kg वेट के हो, अगर यहाँ 60 kg वेट को हो, तो मून पर 60 इंटू 1/6 10 kg वेट के होंगे। हाँ, मास वही रहेगा, मास नहीं चेंज होगा, वेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट जो है वो जी पर डिपेंड करता है, और जी प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, इसलिए वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज करेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मून यहाँ पर वेट अलग होगा, मून पर अलग होगा, जुपिटर पर अलग होगा, माउंट एवरेस्ट पर अलग होगा, ये प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, तो वेट कांस्टेंट नहीं होता है। अब वेट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ।
तो वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, मींस अर्थ के सेंटर की तरफ। किधर? अर्थ के सेंटर की तरफ। अब एक बात और, जब किसी चीज का वेट मेजर करना होता है, जैसे हमें अपना वेट मेजर करना होता है, तो हम एक तराजू पर बैलेंस के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हम उसके जो पलड़े होते हैं, पैंस, उसको दाबते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो पैंस हमको दाबता है, हम पर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है, वही रिएक्शन फोर्स हमारा वेट होता है। तो जब भी किसी बॉडी का वेट मेजर करना होता है तो उस बॉडी को हम एक सरफेस पर रख देते हैं, वो बॉडी उस सरफेस को दबाती है, प्रेस करती है, और वो सरफेस उस बॉडी को रोकने के लिए ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो उस रिएक्शन को मेजर करके उस बॉडी का वेट मेजर किया जाता है। तो किसी भी बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए हम उस रिएक्शन फोर्स को मेजर करते हैं जो उस बॉडी पर वो सरफेस अप्लाई करती है जहां वो रखी होती है। आप तराजू पर या बैलेंस पर किसी चीज को रख देते हो तो वो उसके पलड़ों को, पैंस को दबाता है और उसका पैंस उस पर एक ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगाता है। मैंने थर्ड लॉ में बताया, वही रिएक्शन फोर्स उसका वेट होता है। तो किसी भी बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए हम वो रिएक्शन फोर्स मेजर करते हैं जो वो सरफेस अप्लाई करता है जिस पर वो बॉडी रखी हुई है। जैसे हम जमीन पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो हम जमीन को दबा रहे हैं तो जमीन हमको दबा रही है, तो जमीन जो हम पर फोर्स ग्राउंड अप्लाई कर रही वो रिएक्शन फोर्स है। वही रिएक्शन फोर्स अगर हम मेजर कर लें तो हमारा वेट पता लग जाएगा। तो किसी भी बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए जनरली हम रिएक्शन फोर्स का मेजरमेंट करते हैं। अब अगर वो रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए तो वेट बढ़ जाएगा, रिएक्शन फोर्स कम हो जाए तो वेट घट जाएगा, रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा। तो मींस वेट इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस सरफेस पर वो बॉडी रखी हुई है उसका रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है। रिएक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है उस पर डिसाइड होगा, ठीक ना। कोई एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट होती है, वहां पर वेट जीरो हो जाता है क्योंकि रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, वहां पर किसी बॉडी का वेट जीरो होता है क्योंकि वहां पर रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। अर्थ के सेंटर पर वेट जीरो होता है क्योंकि जी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। तो तमाम ऐसे सिचुएशन आएंगी जहां पर किसी बॉडी का वेट जीरो हो जाता है लेकिन मास जीरो नहीं होता। ध्यान रखना, वेट जीरो होता है लेकिन मास जीरो नहीं होता है। अब वो वेट जीरो क्यों होगा? या तो रिएक्शन फोर्स के जीरो होने की वजह से जीरो होगा, जैसा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होता है, ये एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में होता है। आप लिफ्ट में उतर रहे हैं, हॉस्पिटल में गए, उसकी डोरी किसी ने काट दी, अब आप जब गिर रहे होंगे फ्रीली फॉलिंग तो आपका वेट जीरो हो जाएगा, आप वेटलेसनेस की कंडीशन में होंगे, आपका कोई वेट नहीं फील होगा। जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, मून पर जाते हैं, वहां वो वेटलेसनेस का फील करते हैं। तो मीन्स वेट जो है वो बॉडी का जीरो भी हो सकता है। वो जहां पर रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा वहां पर वेट जीरो हो जाएगा, या तो जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा। अर्थ के सेंटर पर जी जीरो होता है तो वेट जीरो होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रिएक्शन फोर्स जीरो होता है तो वेट जीरो होता है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में रिएक्शन फोर्स जीरो होता है तो वेट जीरो होता है। तो वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक ना। मैक्सिमम वेट किसी बॉडी का पोल्स पर होगा, मिनिमम इक्वेटर पर होगा और अर्थ के सेंटर पर जीरो होगा। जुपिटर पर सबसे ज्यादा वेट होगा क्योंकि जुपिटर पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मून पर जी की वैल्यू G/6 है तो मून पर वेट 1/6 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये मास का कॉलम है, ये वेट का कॉलम है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मास कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ को वेट कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास की एसआई यूनिट केजी है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है। मास को हम बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। मास कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम नहीं चेंज करता है। ये वेरिएबल होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा। ये इनर्शिया को मेजर करता है, ये अर्थ के पुलिंग फोर्स को मेजर करता है। ये इनविजिबल होता है, दिखता नहीं, कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी बॉडी की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में
1 सेकंड में कितना 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ इतनी ज्यादा। सन से अर्थ तक आने में 8.5 मिनट लगते हैं लाइट को। तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलने लगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास चेंज होने लगता है, मास उसका इंक्रीज होने लगता है। ठीक ना। अगर आपके पापा मम्मी कहेंगे मेरे बेटे का मास बढ़ा दो, तो मैं उनसे पैसा ले लूंगा, आपको एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करूंगा जो लगभग लाइट की स्पीड से चल रहा होगा, उस पर बैठा दूंगा। तो अगर आप 60 kg को तो आप 80 kg के हो जाओगे। तो जब कोई बॉडी लाइट की स्पीड से लगभग मूव करने लगी तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास इंक्रीज होने लगता है। वेट जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मास पर, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है, इसलिए वेट चेंज हो जाता है। मास जो है वो हर जगह सेम होता है, जितना यहाँ अर्थ पर होगा उतना ही मून पर होगा। अगर आप 2 kg के आप अगर 100 kg के यहाँ पर है तो 100 kg के मून पर भी रहेंगे, मास नहीं चेंज होगा, वेट चेंज हो जाएगा। और मून पर जो किसी चीज का वेट होता है, अर्थ पर जितना वेट है उसका 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स, मास क्या है, वेट क्या है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेट कैसे चेंज हो जाता है, ये चीज आपने देख लिया। ठीक ना। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी को अर्थ से अगर मून पर ले जाया जाए तो उसका वेट जो है वो कितना चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं।